लास्ट वीडियो में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस के संदर्भ में, अर्थात नियोक्ता और कार्य कर्मचारियों के संबंध में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक पक्ष का अध्ययन किया था, एक पक्ष के बारे में समझा था कि किन आधारों पर हम लोग कर्मचारी और उनके बीच में संबंधों को बनाएंगे और वो कर्मचारी किस तरह से अपने बातों को रख सकते हैं, उनको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, खास करके स्ट्राइक का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसका पार्ट बी जो होता है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कर्मचारियों की जो नियोक्ता से या सरकार से जो समस्याएं आती हैं, उनको किस तरह से निजात पाया जाएगा, उनके लिए कौन सी एजेंसी होगी या कौन से ऐसा समूह होगा या कौन सा ऐसा जिसको हम कह सकते, जिनके थ्रू एक माध्यम के द्वारा, जिन माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर हम विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में इसकी बात करें कि एम्प्लॉयर रिलेशन में, उनके बीच में, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में, यानी कर्मचारी और सरकार के बीच में अगर कोई समस्या आई आती है तो उसको किस तरह से समाधान किया जाता है। इसको सबसे पहले यूके में इंग्लैंड ने व्हिटले काउंसिल के द्वारा इस समस्या का समाधान करने की बात की और उन्होंने वो क्रिएट किया। वो दो लेवल पर क्रिएट किया गया था, एक मिनिस्ट्री लेवल पर और एक डिपार्टमेंटल लेवल पर, तो जिसको हम कह सकते हैं नेशनल लेवल पर और डिपार्टमेंटल लेवल पर। और उसमें क्या था, दोनों तरह से कर्मचारियों के संगठन और सरकार के लोगों के बीच में एक वार्तालाप होती थी और वार्तालाप होने के बाद उसके द्वारा उनके निगोसिएशन से, जो वर्किंग कंडीशन को ले करके, वेजेस को लेकर के जो भी बातें होती थी, उनको सॉर्ट आउट किया जाता था। इसी पैटर्न में अगर देखें, व्हिटले काउंसिल के पैटर्न पर भारत ने तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है। दिस इज द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। व्हिटले काउंसिल इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक सांगठनिक अरेंजमेंट है जिसमें दोनों तरफ के पक्ष लोग बैठ करके एक निगोसिएशन के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कोई तरह का, इस तरह का निगोशिएशन का कोई नहीं था। वहाँ पर व्हिटले काउंसिल जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया था। वहाँ पर एक चीज़ जरूर किया गया था कि कर्मचारी संगठन अपनी बातों को सरकार के सम्मुख ले जा सकते थे और उनके सरकारी कर्मचारियों का संगठन बात करता था और फिर उसके बाद सरकार उस पर जो निर्णय लेती है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास करें और भारत के संदर्भ में इसको देखें तो हम पाते हैं कि भारत में प्रथम वेतन आयोग से ही इस संदर्भ में से चर्चाएं शुरू हुई और व्हिटले काउंसिल के पैटर्न पर ही हमारे यहाँ भी अपने पहले ही जो भारत का पहला वेतन आयोग था जिसके आधार पर वेतन दिया गया था, उस आधार पर इस चीज़ को रखा गया कि हमें इस तरह का एक कमेटी बनाना पड़ेगा जो निगोशिएट करेगा। लेकिन इसमें एक बात की चर्चा की कि उसमें ग्रुप ए, जिसको क्लास 1 उस समय कहते थे, आज के संदर्भ में ग्रुप ए कहा जाता है, क्लास 1 ऑफिसर उसमें नहीं आएंगे। माने उस निगोशिएशन में या उस जो बातचीत करने में वेजेस के संदर्भ में वे उसमें नहीं आएंगे। उनको हटा करके ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक निगोशिएशन करने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का इंतजाम किया जाए जो व्हिटले काउंसिल के पैटर्न पर किया जाए, जिसमें कर्मचारी और सरकार के प्रतिनिधि दोनों बैठकर बात करेंगे, एक चर्चा करेंगे, उसके बाद एक निगोशिएशन के माध्यम से कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और जिसके बाद सरकार उस पर कार्य करेगी। लेकिन सबसे अगर हम सब कहें सही माने में इंस्टीट्यूशनल, जो पहली बार इंस्टीट्यूशनल जो चीज़ें दिखाई पड़ी वह द्वितीय वेतन आयोग के संदर्भ में दिखाई पड़े, जब द्वितीय वेतन आयोग ने कहा कि स्टाफ काउंसिल या कमेटी का निर्माण किया जाए और उसके बाद में इस पर चर्चा हुई और इसके बाद वह प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें कहा गया, सेकंड वेतन आयोग के संदर्भ में ये कहा गया कि ईच मिनिस्ट्री हैज़ 2 स्टाफ काउंसिल्स। माने जो प्रत्येक जो मिनिस्ट्री है, सरकार की जो मिनिस्ट्री, उसमें 2 तरह की स्टाफ काउंसिल्स होंगे। एक सीनियर स्टाफ काउंसिल होगा, दूसरा जूनियर स्टाफ काउंसिल होगा। सीनियर स्टाफ काउंसिल में उन्होंने कहा कि इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी के सदस्य होंगे और जो जूनियर स्टाफ काउंसिल बनेगा वह ग्रुप डी के सदस्यों को, या हम कह सकते हैं सीनियर स्टाफ काउंसिल उस समय ग्रुप बी या सेकेंड ग्रेड के लोग का
और ग्रुप सी और थर्ड ग्रेड के एम्प्लॉयज़ का, और दूसरा एक स्टाफ काउंसिल जिसको जूनियर स्टाफ काउंसिल कहा जाता था, उसमें ग्रुप डी के सदस्यों का से मिलकर के बनता था। अब जो इसमें जो कंप्रीमिज जो इनको किस तरह से कंस्टिट्यूट किया जाएगा जूनियर स्टाफ काउंसिल और सीनियर स्टाफ काउंसिल, उसके लिए भी एक बाकायदे तरीका बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि सीनियर स्टाफ काउंसिल में एक तरफ गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे और दूसरी तरफ कर्मचारी के वर्ग के नॉमिनी होंगे। जो गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे उसमें अंडर सेक्रेटरी के लेवल का कोई आदमी होगा, मिनिमम अंडर सेक्रेटरी लेवल का, जो उसका चेयरपर्सन होगा उस विभाग का, उस मिनिस्ट्री का। और जो और उसके बाद जो हर 20 पर से एक व्यक्ति के रूप में हर ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ग्रुप सी के, जिसमें अकाउंटेंट के और ये असिस्टेंट के सेक्शन ऑफिसर्स के, इनके में से हर जितने भी विभाग है जो उनके जो संगठन है, उनके संगठन के 20 पर से 20 सदस्यों में से एक सदस्य के आधार पर चुनाव होगा। जहाँ तक सरकार की तरफ से जो किया जाएगा, जो जाएंगे वो नॉमिनेट होंगे, जबकि कर्मचारियों की तरफ से जो आएंगे सदस्य आएंगे वह उसके उन चुन करके आएंगे। तो यह जो दोनों मिलकर के एक संगठन का निर्माण करेंगे, और यह जो संगठन जो बनेगा, काउंसिल बनेगा, जिसको स्टाफ काउंसिल कहा गया, सीनियर स्टाफ काउंसिल, उसमें जो चेयरपर्सन जो होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या लेवल क्या होगा, या सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी उस पूरे काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। और सेक्रेटरी कंसल्टेशन के द्वारा ही स्टाफ के तरफ से जुड़ा, या जो स्टाफ होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके तरफ से बनाया जाएगा, वो चेयरमैन ही नॉमिनेट करेंगे। और इन दोनों को बैठ करके ये दोनों चर्चाएँ करेंगे। ठीक इसी पैटर्न पर स्टाफ काउंसिल का भी, जूनियर स्टाफ काउंसिल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें ग्रुप डी के सदस्य होंगे और उनका जो चेयरपर्सन होगा वो कम से कम असिस्टेंट लेवल का होगा। माने उसके जो चेयर वो होगा वो कम से कम जो स्टाफ काउंसिल के जो सरकारी प्रतिनिधि होंगे उसमें कम से कम असिस्टेंट लेवल के लोग होंगे, और उनकी संख्या निर्धारित रहेगी। वो 7 से 8 रहते थे जूनियर स्टेट में भी, और लगभग 20 के आसपास जो होते थे वह कर्मचारी की तरफ से भी आते थे, 20 से 30 के आसपास। ये कोई फिक्स नंबर नहीं था, लेकिन मोटे तौर पर जूनियर स्टाफ काउंसिल का भी जो चेयरपर्सन होते थे वो कम से कम जो रहेंगे वो अंडर सेक्रेटरी के लेवल पे रहते थे, वो चैम्बर जो है। और उसके द्वारा जो जूनियर स्टाफ काउंसिल बनता था उसमें गवर्नमेंट के लेवल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उसके चेयरमैन जो होंगे या जो रहेंगे, वो कहाँ से बनेंगे, तो वो कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का चेयरपर्सन बनेगा जो उस मिनिस्ट्री का, और उसके सदस्य सेक्रेटरी जो बनेंगे वो ग्रुप डी के सदस्यों से बनेंगे, जिसमें दफ्तरी और अलग अलग जो ग्रुप हैं उनके दफ्तरी के, पीएन के जो ग्रुप हैं उनके से लोग सदस्य आएंगे और दोनों मिलकर के बनेंगे। ये दोनों जो काउंसिल बनेगी, इस संदर्भ पर इस पर कार्य किया जाएगा। और इनका फंक्शन क्या होगा जो डिसाइड किया गया, उसमें बताया गया कि ये फंक्शन क्या, रिकमेंडेशन के अनुसार इसमें जो तो वो क्या है कि टू कंसीडर सजेशन फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क्स, माने वर्क्स का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके संदर्भ में बात किया जाएगा। टू प्रोवाइड द मेंबर्स the staff a machinery for making their point of view known to government on the matter affecting their service conditions। यानी यह जो फोरम है वह सरकार को यह बताएगी कि उनको उनके रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स है, कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में है, या फिर अपने बात को, पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने का एक फोरम बनेगा। तीसरा है ये एक पर्सनल कांटेक्ट ऑफिसर और कर्मचारियों के बीच में एक पर्सनल कांटेक्ट बनाने का एक जरिया बनेगा। और इसका जो पर्पस जो रहेगा, माने किस चीज़ के लिए इसकी ऑब्जेक्टिव बेसिक पर्पस जो रहेगा, वो 4 इसके पर बताए गए थे कि इसकी ये जो बताया गया था उसमें बताया गया था इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वर्क। पहला क्या है, वर्क का कंडीशन को इम्प्रूव करना है,
वो जो डिस्कस करेंगे उस पर यह सजेशन देंगे। दूसरा होगा कंडीशन ऑफ सर्विस, जो सर्विस कंडीशन है जिसके अंदर में रहकर कर्मचारी कार्य करता है या सरकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, उस पर डिस्कशन करेगा। तीसरा है इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी है, मैंने उसकी कार्य करने की क्षमता है, जिसमें एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है, और एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसकी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क मतलब कार्य करने का जो स्टैंडर्ड है, उसकी लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए बात होगा। उसके बाद ये तो डिपार्टमेंट लेवल पर है, लेकिन इसमें कहा गया कि यह अगर कोई कार्य नहीं कर पाएगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर और सप्लाई विभाग के लोग मिल करके एक बनेगी काउंसिल, और वह जो मीटिंग में उनमें रिजॉल्व नहीं हो पाया है, जो जूनियर स्टाफ काउंसिल या सीनियर स्टाफ काउंसिल में मीटिंग्स में शायद नहीं हो पाएगा, उनको ये लोग देखेंगे। तो इस आधार पर ये रिकमेंडेशन किया, लेकिन यह देखा गया कि अल्टीमेटली यह कोई बहुत इसका महत्व नहीं बन पाया। तो फाइनली जो इस चीज़ों को ले करके सरकार ने दो तीन चीज़ों ने उस रिकमेंडेशन के आधार पर एक एजेंसी, एक चीज़ बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको कहते थे ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। मैंने किस तरह से ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये 3 लेवल पर बनाई गई। पहला रीजनल लेवल पर, दूसरा डिपार्टमेंटल लेवल पर, और तीसरा नेशनल काउंसिल। मैंने ये जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो थी, मैंने ये 3 प्रकार की उसी लेवल पर उसी तरह की स्टाफ की काउंसिल बनाई गई जो 3 लेवल पर काम करनी थी। एक रीजनल लेवल पर काम करनी थी, एक डिपार्टमेंटल लेवल पर काउंसिल बनाई गई, और एक नेशनल लेवल पर काउंसिल गई। और ये तीनों जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव काउंसिल कमेटी थी, उसके वर्क क्या डिसाइड किए गए, उसके ऑब्जेक्टिव बताया गया कि किस उद्देश्य के लिए ये ज्वाइंट, जो द्वितीय वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था, उसने ये बताया कि किस उद्देश्य के लिए ये कार्य करेंगे। तो टू प्रमोट हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज, यानी गवर्नमेंट, सरकार और उनके कार्मिकों के बीच में एक आत्मीयता भरा संबंध बनाए, ये इस काउंसिल का काम था। दूसरा, टू सिक्योर कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जनरल बॉडी ऑफ द एम्प्लॉय इन मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न, माने जो जनरल बॉडी है एम्प्लॉयज़ की, जनरल बॉडी जिसको हम एसोसिएशन के रूप में जानते हैं, वह और सरकार के बीच में एक ऐसी चीज़ का है जिसमें जो दोनों के संदर्भ में जो उनके मैटर ऑफ कंसर्न है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन पर आराम से एक कोऑपरेटिव एफर्ट, कोऑपरेशन के द्वारा उस पर कोई रास्ता निकाला जा सके, जिससे दोनों के जो चीज़ें हैं जो दोनों के फ़ायदे में हों। और तीसरा, सरकार माने ऑर्गेनाइजेशन की, या जो हम कहते हैं डिपार्टमेंट लेवल पर हो या रीजनल लेवल पर हो या जो भी है, उसकी इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव ये जो बनाने का था सरकार और कर्मचारियों को, कि एक जो कोऑपरेटिव एफर्ट रहेगा, एक संगठनात्मक रूप से किस तरह से हम लोग एक दूसरे को, कर्मचारी संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से, प्रतिनिधि की तरफ से एक डिस्कशन करने के बाद एक हाई लेवल चीज़ें निकल करके आएंगी, जो सरकार की जो गतिविधियां हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों के वर्क कंडीशन को ठीक करने के लिए, इन सब चीज़ों को लेकर के, और उनके बीच में एक लगातार जो डायलॉग की जो माध्यम है, जो एक कहते हैं कि लगातार बात करने से बातें बनती हैं। हम ज़्यादातर यह जानते हैं कि अगर हम किसी समस्याओं को बात करें, बहुत सी चीज़ें, तो वो बातें बनती हैं। तो बात जब बनेगी तो दूर तक जाएगी, और जब दूर तक जाएगी तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। यह दूर तक जाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में इन चीज़ों को किया गया था। तो यह जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनी थी। अब यह जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो बनी थी, उसके लिए उसमें कौन कौन से लोग आ सकते थे। तो पहला उसमें कहा गया कि ऑल द सिविल सर्वेंट एक्सेप्ट क्लास 1 ग्रेड, जो ग्रेड 1, माने जितने भी ये लोक सेवक हैं वो सब उसके सदस्य होंगे, उनके लिए बनेगा, लेकिन इसमें ग्रेड ए या क्लास 1 के ऑफिसर नहीं आएंगे। दूसरा, क्लास 2 या ग्रेड बी के लोग होंगे, अदर देन सेंट्रल सेक्रेटरी, माने ग्रेड बी के जो सदस्य होंगे, ग्रुप बी के सदस्य होंगे, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटरीट से जुटे हुए सदस्य उसमें नहीं आएंगे। तीसरा, पर्सन ऑफ इंडस्ट्रियल establishment employed mainly in the managerial or supervisory work,
माने वो जो कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मैनेजरी और सुपरवाइजरी वर्क पर जो काम कर रहे थे, उनके लिए भी बनेगा। तो यह जो, और चौथा पुलिस पर्सनल, माने 4 लेवल पर जो ये ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी बनेगी, इनके 4 आधार होंगे, 4 लोग। कौन कौन से होंगे? पहला के ग्रुप ए के लोग नहीं आएंगे, ग्रेड 1 के। दूसरा बनेगा सिविल सर्विसेज जो ग्रेड बी के होंगे, उन ग्रेड बी से ऑनवर्ड जितने भी हैं उनके लिए बनेगा। तीसरा जो बनेगा वो उसमें जो ग्रेड बी के बनेंगे उसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट में काम करने वाले उनसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, या पब्लिक अंडरटेकिंग हुआ जिसमें सुपरवाइजरी वर्क पर काम करने वाले लोग हैं, मैनेजरियल लेवल पर काम करने वाले लोग आएंगे। और चौथा पुलिस पर्सनल। यह जो कमेटी ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी या मशीनरी जिसको हम कह सकते हैं, यह 4 इनके आधार बनेंगे और इन चारों के आधार पर वो काम करेंगी। और ये चारों 3 लेवल पर बनेंगे, नेशनल लेवल पर बनेंगे, रीजनल लेवल पर बनेंगे, और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट लेवल बनेंगे। अब प्रश्न उठता है कि नेशनल जो काउंसिल, उसको नाम उनको दिया गया नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल और रीजनल या ऑफिस काउंसिल। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि जो तीनों काउंसिल बनेंगी नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या फिर डिपार्टमेंटल लेवल पर, उनका फंक्शन क्या होगा, वो कंस्टिट्यूट किस तरह होंगे और ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेशनल काउंसिल कंस्टिट्यूट किस तरह से होगी, उसमें क्या क्या होंगे। तो जो नेशनल काउंसिल बनेगी उसमें उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? तो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। उसमें ऑफिशियल साइड और कर्मचारी साइड दोनों तरफ से लोग सदस्य होंगे। ऑफिशियल साइड से 25 लोग अपॉइंटेड होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और जो स्टाफ साइड से है उसकी संख्या मैक्सिमम 60 होगी। और ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्टाफ एसोसिएशंस हैं उसके लोग उसमें उनके लोग उससे आएंगे और वो चुन करके आएंगे। इस टाइप जो स्टाफ जो साइड के लोग होंगे वो इलेक्टेड लीडर होंगे, उनके तरफ से चुने हुए। जैसे मान लीजिए कई स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से इलेक्टेड लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव, और इसकी संख्या मैक्सिमम 60 होगी। और काउंसिल होल्ड, ये जो काउंसिल बनेगी नेशनल लेवल पर, वह मीटिंग करेगी एटलीस्ट वंस इन 4 मंथ, 4 महीने में एक बार जरूर वो बैठेगी। तो पहला क्या है, चेयरपर्सन उस नेशनल काउंसिल का कौन बनेगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। समझिए कितना पावरफुल हो जाएगा नेशनल काउंसिल। दूसरे तरफ से उसमें 25 सदस्य होंगे सरकारी लेवल पर, वो नॉमिनेटेड होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे। तीसरा जो कर्मचारियों के तरफ से आएंगे, उनके तरफ से हर ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उनके रिप्रेजेंटेशन के रेशियो के आधार पर, और मैक्सिमम वो 60 लोगों का होगा। और ये इलेक्टेड मेंबर होंगे, और यह मिल करके हर 4 महीने में जो मिलेंगे, एक बार बैठेंगे ज्वाइंट काउंसिल, और यह मिल करके माने नेशनल काउंसिल एक बार मिलेगी, बैठेगी, और जो समस्याएं आएंगी नेशनल लेवल पे या उस चीज़ को लेकर उस पर डिस्कस करेगा और उस पर कुछ अपना सजेशन देगा। दूसरा डिपार्टमेंटल काउंसिल बनेगा। यह डिपार्टमेंटल काउंसिल कहाँ होगा? डिपार्टमेंटल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट और सिंगल डिपार्टमेंट फॉर मोर देन 2, माने एक मिनिस्ट्री में 2-3 डिपार्टमेंट है तो उनका बन सकता है, या हर एक मिनिस्ट्री का हर डिपार्टमेंट का एक काउंसिल बनेगा। और ये काउंसिल जो डील करेगा वह वो डील क्या करेगा? वो सेंट्रल सेक्रेटरीट के जो सदस्य हैं उनके पर्सन को डील करेगा। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बात किया था कि सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोगों के लिए अलग बनेगा, माने वो नहीं आएंगे उस ज्वाइंट काउंसिल में। तो इनके लिए जो बनाया गया उसको डिपार्टमेंटल काउंसिल बनाया गया। इसमें क्या हो गया? सेंट्रल सेक्रेटरीट लेवल पर जितने भी लोग रहेंगे उनके लिए बनेगा। और यह 4 डिपार्टमेंट के लेवल पर बन सकता है। एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल काउंसिल हो सकता है। मान लीजिए जैसे एक मिनिस्ट्री में 2-3 डिपार्टमेंट हैं तो उसके तीनों डिपार्टमेंट का भी एक डिपार्टमेंट काउंसिल बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है परिस्थितियों के आधार पर, या सरकार जिस तरह से महसूस करती है, मिनिस्ट्री जिस तरह से महसूस करती है, उस आधार पर ये हो सकता है। और यह डीसी जो है आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग in a ministry or department and subordinate attached offices of the department.
यानी कि किससे रिलेटेड होगा, तो वो मिनिस्ट्री से होगा, वो डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि वो सेंट्रल सेक्रेटरीट से जुड़े हुए हैं, यानी उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या उससे अटैच ऑफिस, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट का अटैच ऑफिस कहीं दूर भी है, तो उससे लोग उनके जो मैटर कंसर्न रहेगा वैसे सदस्यों के, कर्मचारियों के, सदस्यों के, मेंबर्स के, उनके मैटर्स को वो रिजॉल्व करेगा। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न रिप्रेजेंट द ऑफिशियल साइड, मिनिस्ट्री का कंसर्न ऑफिशियल साइड, एंड इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। माने डिपार्टमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा, वो सेक्रेटरी होगा, और वो ऑफिशियल साइड से चुन आएगा, वो रिप्रेजेंट भी करेगा। और काउंसिल ऑफिशियल साइड बाय द गवर्नमेंट नॉट मोर देन 10 लोगों से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में सरकार के लेवल की तरफ से, ये भी कौन होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। और कर्मचारी के लोगों से 20 से 30, स्टाफ के तरफ से 20 से 30 लोग उस डिपार्टमेंट काउंसिल के सदस्य होंगे। और द स्टाफ साइड क्या हो गया, वो 3 साल के लिए एक बार अपने सदस्य को, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट के कई अलग अलग वर्ग के ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अपने लोगों को 3 साल के लिए चुनेंगे। और यह मिलकर के हर साल 1 से 3 मंथ, 3 to 4 में, 3 से 4 महीने में एक बार मुलाकात मिलेंगे, और मिल करके जो समस्याएं आएंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो ये दूसरी लेवल पर हुई डिपार्टमेंटल काउंसिल, जो किसके लिए है, वो सेंट्रल सेक्रेटरीट के सर्विस में काम कर। पहला वाला था वह पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, सेंट्रल सेक्रेटरीट को छोड़ करके नेशनल काउंसिल था, जो पूरे के पूरे सदस्य जो उस मिनिस्ट्री से कह सकते हैं या नेशनल लेवल पर कह सकते हैं, मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, उनके बारे में बात करता है। दूसरा सेंट्रल सेक्रेटरीट के बात करता है। और तीसरा रीजनल ऑफिस कहते हैं, या रीजनल या ऑफिस काउंसिल, जो डील विद रीजनल और लोकल रिलेटिंग टू द कंडीशन और वर्क वेलफेयर एफिशिएंसी, मतलब वर्क, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो रीजनल लेवल पर डेवलप्ड होते हैं, उनका डिपार्टमेंट रीजनल लेवल पर होता है, तो उनके लिए भी अलग से काउंसिल बनेगा। और यह जो कंसिस्ट विद मोर देन 5 मेंबर्स ऑन ऑफिशियल साइड एंड 8 मेंबर्स फ्रॉम द स्टाफ साइड, उसके जो सदस्य बनेंगे 4 वो रहेंगे ऑफिशियल साइड से, नॉट मोर देन 5 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, और 8 के लगभग मेंबर रहेंगे स्टाफ साइड से। और यह जो स्वाइट कंसल्टेटिव मशीनरी है, यह मिल करके बात करेगी और इन चीज़ों पर आगे बढ़ेगी। अब जो मेन क्या है, इसका पर्पज क्या है, ये जो इसका जो मतलब जो है पर्पज है, मैंने पहले भी कहा था, इसका 4 ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, या इसका महत्व कह सकते हैं 4 है। पहला कि वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करेगा, कि किस तरह से कर्मचारियों का वर्किंग कंडीशन का बनाया जा सके, उनके वेजेस के संदर्भ में कुछ डिस्कशन कर सकता है। अल्टीमेटली वो निर्णय नहीं ले सकता है वेजेस के संदर्भ में, क्योंकि हम उसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे जब बाद में। लेकिन वह उनके वर्किंग कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जा सके, उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सके जिससे इफ़िशियंसी बढ़ सकती है, और उनके बीच में जो डे टू डे वर्क करने में जो समस्याएं आती है, कोऑर्डिनेशन में ऑफिसर्स वर्सेस उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की समस्या आती है, उनको किस तरह से निजात पाया जाए। तो लेकिन इस जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशन मैंने कि कमियां हैं, ये कहाँ तक कार्य कर सकता है और कहाँ कार्य नहीं कर सकता है। तो इसके लिमिटेशन में पहला है कि यह पे और अलाउंसेस के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि पे और अलाउंसेस का मामला हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हर 10 सालों में लगभग एक बार पे सर्विस कमीशन लगभग बनता है, जिसको हमको पे कमीशन कहते हैं, और उनके वो सर्विस कंडीशंस को भी लेकर बात करता है, पे के रिवीजन को लेकर के बात करता है, अलाउंसेस के बारे में बात करता है। तो वह मामला किसके पास है, तो पे कमीशन के मामले में। तो यह जो जॉइंट कंसल्टेटिव काउंसिल है, वो पे और वेजेस के बारे में नहीं बात करेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि इसके ये जॉइंट कंसल्टेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करेगा, कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करेगा, वर्किंग कंडीशन को सुधारने की बात करेगा, वहाँ पर किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से कोऑपरेशन किया जा सकता है, इन संदर्भ में बात करेगा। परंतु वह जो मिलेगा, बैठक करेगा, वह पे और अलाउंसेस के बारे में बात नहीं करेगा। दूसरा, कितना वीकली आवर ऑफ वर्क है, माने आप कितने घंटा काम करना है, कितना एक वीक में कितने आवर्स के काम करने हैं, 5 दिन का वीक होगा, 6 दिन का वीक होगा, एक वीक में कितने घंटे काम करने होंगे, इस पर बात नहीं कर सकता है, ये उस पर कोई सजेशन नहीं दे सकता है। और चौथा, लीव, माने कर्मचारियों का लीव ऑफ द क्लास और या ग्रेड ऑफ क्लास, माने किस ग्रेड को कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितना मिलना चाहिए, इन चीज़ों पर है। तो इसके लिमिटेशन जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, उसके वो वह इन चीज़ों पर नहीं, 3 चीज़ों पर बात नहीं कर सकता। पहला, पे और वेजेस पर, अलाउंसेस पर नहीं बात कर सकता।
दूसरा, छुट्टी कितना मिलेगा, कितने ग्रेड में, ग्रुप ए में कितने मिलेंगे, ग्रुप बी में कितना दिन की छुट्टी होगी, ग्रुप सी को कितना दिन की छुट्टी होगी, ग्रुप डी को कितने दिन की छुट्टी होगी, इस पर नहीं बात करेगा। तीसरा, वह उनके एक वीक में, एक वीक कितने दिन का होगा, 5 दिन का होगा कि 6 दिन का, यह उस पर डिस्कस नहीं करेगा, वो उस पर सजेशन नहीं देगा। और वो उनका वर्किंग आवर, जो डेली वर्किंग आवर है या वीकली वर्किंग आवर क्या होगा, इस पर बात नहीं करेगा। तो यह जो बनाया गया था, ये बेसिकली अगर आप देखिएगा सेकंड पे कमीशन के बारे में, यह किस तरह से कोशिश की गई थी कि किस तरह से कर्मचारी जो हैं और सरकार के प्रतिनिधि मिल करके सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त कर। मैंने पहले भी कहा था कि इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं चर्चा कर रहा था इस संदर्भ में, तो मैंने कहा था कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सरकार में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भी अपने कुछ राइट्स हैं और उनके कुछ ड्यूटीज़ हैं। राइट्स और ड्यूटी दोनों एक साथ चलते रहते हैं। राइट्स के संदर्भ में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था, जिसमें उन्होंने हम लोगों ने बात किया था कि उनको राइट टू स्ट्राइक मिलना चाहिए, राइट टू एसोसिएशन किन कारणों से मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था उनके ड्यूटीज़ को, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो राइट्स के साथ साथ उनको चीज़ें क्या चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, किस संदर्भ में हो सकती है, किस तरह से उनके वर्किंग कंडीशन को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे एजेंसीज का प्रयोग किया जा सकता है जिनके द्वारा उनके वर्किंग कंडीशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन संदर्भ में ये ज्वाइंट कंसल्टेटिव काम करती है। तो इस आधार पर जो सरकार के भीतर में लगातार वार्ता होने की वजह से कर्मचारी माने ऑफिसर्स एंड कर्मचारी के बीच में, सरकार और कर्मचारी के बीच में जो इनकम्युनिकेशन की समस्या रहती है, जो हम कह सकते हैं वार्ता नहीं होने के लिए जो है एक कहा जाता है कि ब्रेक हु टू ब्रेक आइस। तो मैंने कौन आइस ब्रेक करेगा, तो उस आइस ब्रेकिंग का कार्य करता है जो एक दूसरे को सदस्यों को मिलाता है, उनके बीच में चर्चाएं करवाता है, उन समस्याओं वर्किंग कंडीशन कैसे बदला जाए, किस तरह से लोगों को अच्छे से है, किस तरह से वह ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वर्क कर रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, सेक्रेटरीट लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, उसमें एफिशिएंसी कैसे बढ़े, उसमें काम करने वाले लोगों के क्या वर्किंग किस कंडीशन में काम करना है, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, इन संदर्भ में हर 3 या 4 महीने में मिल करके सजेशन देता है और सरकार उस पर निर्णय लेती है। तो आज यहाँ तक। इसी तरह मैं डॉक्टर राजेंद्र भारती, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, कोल्हान विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, अभी एबीएम कॉलेज, एबीएम महाविद्यालय गोलमरी जमशेदपुर में वरीय शिक्षक हूँ। अगर आपको इससे कोई संबंध है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे मैसेज डाल सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे, जो मेरा मेल है, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। और इसके आज यही तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर किसी और विषय पर जो सर्विसेज कंडीशन से जुड़े हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।